शोला झनकारों से चमगादड़ें किसी सांप की तरह उड़कर उसके वजूद के गिर्द मंडलाने लगी और पताल ने अपने वजूद में उसकी मौजूदगी का बगल बजाया। आलियान मार्गरेट, उसने आंखें खोली और जाना कि अंधेरे का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। वो उसके इतराफ़ क़याम पर पज़िद है जिस सफ़र की चाह नहीं थी। वो सफ़र बहुत शौक़ से उसे अपने साथ घसीट रहा था। उसका कमरा अंधेरे में डूबा था। यह अंधेरा उसके वजूद से निकलकर कमरे में फैला था। उसका फैसला करने वाला कोई मौजूद नहीं था। उसने गहरी सांस ली और उंगली को जहमत देकर अपने नाक के करीब रखा और उसकी इस हरकत ने यह साबित कर दिया कि उसके हवास किसी और ही डगर पर रवां हैं। वो अपने जिंदा और मुर्दा होने की तस्दीक कर रहा था। ये तस्दीक उसने खुद पर लाजिम की होने दी। वो उस सोच पर सोचने के काबिल नहीं था। फिलहाल ताफुन ज़दा सातों ने खुद पर ताफुन अटे और लिबादे ओढ़ लिए। उसके उस दुख पर जो खुद को जिंदा पाकर उसे हुआ, अपने जिंदा होने का सदमा उसने बड़े सदमे से झीला। वो उस एहसास से गुजरा जो जिंदा लोगों का शेवा नहीं होता। उसी रात लेडी मेहर उसे अपने साथ अमेरिका शार्लेट के घर ले आई थी। उसे सुकूनावर अद्वियात और नींद की गोलियां दी गई थी। फिर भी वो एक अच्छी नींद हासिल करने में नाकाम रहा था। वो गनूदगी में बड़बड़ाता रहा और हड़बड़ा कर उठ बैठता। लेडी मेहर ने उसका सर अपनी गोद में रखा हुआ था और वो मुसलसल उस पर आयत मुबारका पढ़ कर फूंक रही थी। उन्हें डर था कि उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। उसकी आंखों के गिर्द वैसे ही गहरे गहरे बन गए थे जो उसकी माँ की आंखों पर काबिज रहे थे। मार्गरेट को वो उस अस्पताल से जानती थी जहाँ वो अपने चेकअप के लिए जाया करती थी। मार्गरेट अक्सर उनसे आलियान का जिक्र करती। उसके मरने की खबर मालूम होने के बाद उन्होंने बहुत मुश्किल से आलियान को ढूंढा था। उन्हें मार्गरेट जैसी मासूम दिल लड़की की मौत पर इतना दुख था कि वो कई रातें रोती रही थी। आलियान को पहली बार देखना किसी सदमे जैसा था। इतने से बच्चे की सूरत में मार्गरेट के आखिरी अयाम रचे बसे थे। उसके मुजस्मे वजूद में मार्गरेट के रंग इतने गहरे थे कि उन्हें खौफ महसूस हुआ कि ये बच्चा नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकेगा। वो दुनिया में रहकर दुनिया से अलग होने में वक्त नहीं लेगा और इसी खौफ के सहारे उन्होंने फूंक फूंक कर कदम रखे थे। उसे रेजा रेजा जोड़ा था। उसे दुआओं और मोहब्बत से तामीर किया था। उसमें इंसान लकब कुंदा किया था और उनके शाहकार वलीद जग धक्के से पाश पाश कर गया था। उन्हें इस सब का डर था, इसीलिए वलीद को उससे दूर रख रही थी। जिन बच्चों के वालिदैन के साथ साहनियात गुजरे हों, वो बच्चे उस साहनी की परछाई बन जाते हैं। वो नॉर्मल होकर अब नॉर्मल होने में वक्त नहीं लेते। उन्हें सुई भी चुभे तो वो अपने पुराने दर्दों पर रोने बैठ जाते हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने मामूल से हटकर बचपन गुजारा हो, वो कुर्ब की सारी हदों को छू कर आए लगते हैं। वो रोने के लिए किसी जल्दबाज की तरह तैयार रहते हैं और खुश होने पर वो खुद को खुद ही हैरत से देखते हैं। बमुश्किल 2 घंटे की नींद लेकर वो उठ बैठा और घंटों ही पानी से खेलता रहा। पानी की बूंदों को देखकर उसने सोचा वो पानी ही होता, बह जाता, निशान छोड़ जाता और मिट जाता। वॉशरूम में मौजूद एक एक चीज़ को उसने खुशकिस्मत जाना। वो एक चीज़ पर नजर रखता, सोचता और अगली की तरफ ठहर जाता। खुद को बेवकूफ़ करने में उसने वक्त न लिया और वजाहत से जान लिया कि बदकिस्मती जिंदा होना है और खुशकिस्मती बेजान होना। उसने गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं किया था और ठंडे पानी के इस्तेमाल ने भी उसे ठंडा नहीं किया था। उसकी शिकस्त के जरिए साल खुर्दा हो चुके लम्हों की सतह पर तैरते उसे तरस खाए देख रहे थे। वो अभी ये तय नहीं कर सका था कि उसे सबसे ज्यादा मातम किसका मनाना है, अपनी माँ का, माँ के शौहर का, या उन दोनों की औलाद खुद का। और सबसे ज्यादा नोहा कना उसे किस एहसास पर होना चाहिए, अपनी मोहब्बत पर, मार्गरेट की मोहब्बत पर, या धूल से भी कमतर अपनी हैसियत पर। जॉर्डन और शार्लेट किसी फिल्मी पार्टी में जा रहे हैं।
तुम्हें भी ले जाना चाहते हैं। आखिरकार जब वो वॉशरूम से बाहर आ चुका तो बहुत सब्र से उसका इंतजार करते मामा महर ने अंदाज में शौक बसाकर उसे लालच सा दिया। मैं क्या करूँगा जाकर। तौलिए से वो अपने गीले बाल रगड़ रहा था और अपनी आंखों की सुर्खी छुपा रहा था। आंखें अंदर को धंसने के सफर में मुब्तला लगती थी और उन पर तनी कमाने जख्मी घुड़सवार की तरह बस जमीन पर आ गिरने को थी और उसकी खूबसूरती वो बातकश लगने लगी थी जो सहराओं में प्यासे जानवर रेत में रेत होने से पहले सुनते हैं। फिल्मी सितारों को देखना, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो फौरन चली जाती। उन्होंने अपनी आवाज़ में इतना जोश भर लिया कि बस वो चला ही जाए। खुदा ना करे कि आप मेरी जगह होती। कदादम खिड़की के पास बैठकर वो शार्लेट के घर के वसीह बाग को देखने लगा। शार्लेट पौधों की काट छांट में मसरूफ थी। मैं आलियान होती तो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान होती। वो भी खिड़की के पास उसके सामने जरा से फासले पर बैठी थी। शार्लेट ने कटर से एक गैर जरूरी शाख को काटा। उसे लगा उस कटर की से कटी गैर जरूरी शाख वो है। आप मुझसे इतना प्यार क्यों करती हैं? वो बाप का डसा था। अब उसे हर मोहब्बत पर शक था। मैं तुमसे इससे भी ज्यादा प्यार क्यों ना करूं? महर की मोहब्बत पर तुम्हें शक नहीं करना चाहिए। मैंने मोहब्बत को हमेशा बावजूद रखा है। मैं एक मुकम्मल इंसान नहीं हूँ, लेकिन अपनी मोहब्बत को मैंने नामुकम्मल नहीं रहने दिया। मुझ में ऐसा क्या है मामा जो आप मुझसे? उसकी आंखें नम होकर और अंदर को धंसने लगी। जिसने खुद पर मोहब्बत को फर्ज कर लिया था वो अब मोहब्बत पर सवाल उठा रहा था। वो मोहब्बत पर अपने ईमान से जा रहा था। तुम्हें ऐसा क्या नहीं है जो तुम्हें सीने से लगा कर न रखा जाए? तुम एक शख्स के पैमाने से दूसरे के पैमाने नहीं नाप सकते। शार्लेट गैर जरूरी शाखें काटती ही जा रही थी। उसने खुद को करीबुल वक्त कट जाने वाली शाख पाया और वो अपने ही अंदर सहम गया। आपने मुझे बताया नहीं कि वो मुझे ढूंढ रहा है, क्योंकि मैं ये जानती थी कि वो तुम्हें क्यों ढूंढ रहा है। उसके पास वो वजह ना होती तो मैं फौरन उसे तुम्हारे पास ले आती। आलियान, मैंने बहुत मेहनत से बच्चों को उनके दुखों से निकाला था और तुम्हें खास तौर पर। तुम बहुत हसास रहे हो। मेरी गोद में सोते तुम उन बातों को दोहराया करते थे जो मार्गरेट किया करती थी। मैंने ईंट ईंट तुम्हें जोड़ा है। मैं नहीं चाहती थी कि वो आकर तुम्हें मसमार कर जाए, और अब भी ये नहीं चाहती कि ये काम तुम अपने साथ अब करो। अगर मेरी मोहब्बत की कुछ कदर करते हो तो फिर से मेरे आलियान बन जाओ। आप जानती थी सब। शार्लेट के कटर में तेजी आ गई थी। शायद वो सारा बाग काट डाले, कोई फूल बाकी न रहे, सारे बाग की बहार उजड़ जाए। हाँ, 2 साल पहले उसका एक आदमी आया था। उस वक्त उसे सिर्फ शक था कि तुम मेरे पास हो। खुशकिस्मती से एक खातून जो उसी इदारे से बच्चा गोद ले गई थी, उस बच्चे की माँ का नाम मार्गरेट था। वो औरत बरतानिया छोड़कर किसी दूसरे मुल्क चली गई। ये लोग उसे ढूंढते रहे। इदारे ने किसी भी तरह की गैर जरूरी मालूमात किसी को भी नहीं दी थी, लेकिन ये थोड़ा बहुत मालूम करने में कामयाब हो गए। उन्होंने वो सारे वालिदैन कंगाल लिए जिन्होंने बच्चे गोद लिए थे। आखिर में उनका शक फिर मुझ पर ठहर गया। डेनिस को नॉर्वे भेजकर मैंने सब मालूम करवा लिया था और उसने मुझे बताया कि वलीद को आलियान क्यों चाहिए। मुझे उसकी कमजोरी पर दुख हुआ और मैं जानती थी कि तुम्हें हकीकत मालूम होगी तो तुम भी अच्छा महसूस नहीं करोगे। मुझे तुम्हारी तालीम की फिक्र थी, लेकिन एक वक्त में मैं ये भी चाहती थी कि तुम खुद उससे मिल लो एक बार, सब जानकर इस तरह तुम्हें तकलीफ ना होती। अगर डेनिस, मार्क और बाकी सब दूसरे मुल्कों में ना होते तो वो तुम तक जल्दी पहुंच जाता। उन्हें यही शक रहा कि तुम दुनिया में कहीं और मौजूद हो। आलियान की आंखों के सामने हॉट रॉक का वो हाल घूम रहा था जिसकी जमीन पर वलीद खड़ा था। उसकी उंगली उसकी तरफ उठी हुई थी और तमस्कराना कहके लगाने के लिए उसका जहन बेताब लगता था। तुम उसे माफ कर दो आलियान, तुम मेरे बेटे हो ना। मैं उसके पास जाऊंगा और तमाम शेयर्स अपने नाम लगवाऊंगा।
तुम मुझे दुख दे रहे हो, तुम मेरे आलियान को गुम कर रहे हो। मेरी माँ की जिंदगी के नुकसान के हट जाने में उसका कुछ तो नुकसान होना चाहिए ना मामा। कहते उसका अंदाज सख्त था। नुकसान उसका नहीं तुम्हारा होगा। अपनी जिंदगी के कीमती वक्त को तुम्हें उस शख्स के लिए बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं जान गई हूँ कि तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो। तुम उन शेयर्स को कौड़ियों के मोल बेच दोगे, लेकिन नहीं, मैं चैरिटी कर दूंगा। तुम्हें खुद को थकाने की जरूरत नहीं। तुम्हें बदला लेने के लिए नहीं पैदा किया गया। इंसाफ का तराजू अल्लाह के हाथ में ही रहने दो। तुम बस आगे बढ़ो। मैं तो बहुत पीछे चला गया हूँ। शार्लेट कुछ देर सस्ता क्यों नहीं लेती? कहकर उसने शार्लेट के बारे में सोचा, जिसका कटर वाला हाथ तेजी से चल रहा था। आज से बाहर खत्म होने को है। सितम ज़रीफ़ी किस्मत पर राज करने को है। मकासद ज़िंदगी पर नज़रसानी की जाए और मताए जान की तारीफ बदली जाएगी। तो आओ फिर भागकर वापस अपनी जगह पर। क्या मेरे होते तुम्हें कहीं लापता भटकने की ज़रूरत है? मैं जानती हूँ तुम उस वक्त क्या सोच रहे होगे, लेकिन आलियान, इंसान के पास दो आंखें होती हैं जो वो देखती हैं जो उसके सामने होता है। कुदरत की हर सात आँख है, हर सात इंसाफ है, हर सात हिसाब है। तुम मार्केट के लिए दुआए मगफरत करते हो, इससे बढ़कर उसके लिए क्या इनाम होगा? तुम वलीद का नाम भी लेना पसंद नहीं करते, इससे बढ़कर उसके लिए क्या सज़ा होगी? आलियान, हम चाहते हैं कि जो बुरा करे, जो बुरा हो, उसके साथ इससे भी ज़्यादा बुरा हो। बस इसी एक ख्वाहिश से हम भी उस बुरे इंसान जैसे बुरे बन जाते हैं। तुम उसे फरामोश कर दो और यही सज़ा काफ़ी है उसके लिए। अगर तुम बदले के पलड़े में जा बैठते तो मेरी मोहब्बत का पलड़ा कभी नहीं झुकेगा। तुम सोच लो, तुम्हें वलीद और महर में से किसी के पलड़े को वजनी करना है। आंसू रवानी से लेडी महर की आंखों से निकले। उनका अंदाज ऐसा था जैसे कोई उनकी उम्र भर की कमाई ले जाकर कुएं में फेंकने वाला था। आलियान उनके करीब जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उनके हाथ अपने हाथों में लेकर आंखों से लगा लिए। मुझे खुशी है कि तुमने मेरी परवरिश की लाज रख ली और तुम वहाँ से आ गए। तुम मेरे बेटे हो। तुमने ये साबित कर दिया। तुम्हें अल्लाह के इंसाफ पर ईमान रखना चाहिए। उसकी नजरें फिर से शार्लेट पर जा ठहरी। उसे फरामोश कर देने की सजा दूं? उसने खुद से पूछा। उसे माफ नहीं कर सकते तो उसके ख्याल को तर्क कर दो। दुनिया में उस इंसान से बढ़कर कोई बदनसीब नहीं होता जिसके वजूद को लावजूद मान लिया जाए, उसके होने को ना होना कर दिया जाए। शार्लेट ने एक तायराना नज़र बाग पर डाली। उसने बहुत दिल लगाकर काट छांट की थी। और अमरहा को भी माफ़ कर दो। उनकी आवाज़ नरम हो गई। कर दिया माफ़ और तर्क भी कर दिया, उसने ठंडे अंदाज में कहा और उस फूल को गिरते हुए देखा जो शार्लेट के कटर से हादसाती तौर पर कटकर नीचे ही नीचे गिर रहा था। शार्लेट के चेहरे पर अफसरदगी छा गई, जैसे उसने किसी जिंदा इंसान का खून कर डाला हो। मैं निगारे आलम, मैं संगे आस्तां, मैं लोहे नगीना साज, मैं लोहे शोला बयां, अफूनत मेरी गुजरगाहें, मैं जमाल, मैं कमाल, मैं इबहाम, मैं गीत हूँ, मैं किस्मत हूँ। वीरा एलेक्सी और पापा के साथ स्केटिंग कर रही थी। एक राउंड में उसने उन दोनों को हरा दिया था। अब वो दूसरे राउंड की तरफ बढ़ रही थी और काफ़ी आगे निकल आई थी और उसकी जीन्स में जेब में रखा फ़ोन वाइब्रेशन के साथ बजने लगा। सिवाय एक कॉल के उसने सब कॉल्स को साइलेंट पर रखा था और वो एक कॉल आलियान की थी। अपनी रफ्तार ज़रा आहिस्ता करके उसने फ़ोन निकाल कर सुना। कहाँ थे फ्रेंड, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? जवाब में खामोशी मिली। फिर ये सवाल, क्या बर्निंग मैन नाइट पर पूछा गया अपना सवाल तुम्हें याद है वीरा? हाँ। अपनी रफ्तार को उसने बिल्कुल रोक लिया और सड़क के किनारे लगे लैंप पोस्ट के साथ टिक कर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर जा बजा खून की लहरें दौड़ गई और उसने अपने दिल की धड़कन किसी सांस की तरह सुनी, जिसे सुनते ही एड़ियाँ बल खाने लगती हैं।
मुझे तुम जैसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर कर बहुत खुशी होगी। एलेक्सी जोश से नारे लगाता हुआ वीरा के पास से गुजरा। वीरा, तुम्हारी ये पुरानी चाल अब नहीं चलेगी। वो चिल्लाता दूर होता गया। वो मुस्कुराने लगी और मैं मैनचेस्टर में तुम्हारी वापसी का इंतज़ार करूँगा, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। वीरा को देर तक मुस्कुराने की नई वजूहात मिल गई। तुम हार जाओगी वीरा, उसके पापा भी चिल्लाते हुए उसके करीब से गुजरकर आगे निकल गई। वीरा ने मोबाइल वापस जेब में रखा और अपने जूतों तले लगे पहियों को उसने जोर से सड़क पर रगड़ा, जैसे वो किसी जहाज के पहिए हों और उड़ान भरने से पहले रफ्तार भर रहे हों। पहले उसने पापा को पीछे छोड़ा और फिर वो एलेक्सी के पीछे लपकी। दूसरी तरफ अमरहा अपनी क्लास लेकर निकल रही थी कि कार्ल उसके पास आया। 2 दिन उसे बुखार रहा था। वो आज ही यूनी आई थी। कैसी तबीयत है तुम्हारी अमरहा? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। वो अल्फाज ज़ाया न करती तो उसकी शक्ल बता रही थी कि वो कितनी ठीक है। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे मालूम था तुम आओगे हिसाब लेने। नहीं, इस बार तुमने गलत समझा मुझे। मैं हिसाब लेने की बात नहीं करने आया हूँ। दोनों डिपार्टमेंट की सीढ़ियों पर बैठ के मैं घर गया था तुमसे मिलने। तुम काफ़ी बीमार थी। मैं वापस आ गया। मुझे साधना ने बताया था और मुझे खौफ आया था तुमसे, और मैं तुम्हारे बीमार हो जाने से डर गया कि मैं जल्दी न मर जाऊं। तुम्हें मरने की बात नहीं करनी चाहिए अमरहा। जिंदगी की रोशनी को ऐसी बातों से मध्यम ना करो। अमरहा ने अपनी दोनों हथेलियां मसली। कार्ल गर्दन उसकी तरफ मोड़े उसे देख रहा था और उसे लग रहा था कि वो दूर से आलियान को ही देख रहा है। उसकी खामोशी भी उसकी खामोशी जैसी थी। आलियान अमेरिका में है। उसने यहाँ से बात शुरू करना मुनासिब समझा। मैं जानती हूँ। अमरहा की एक दूसरे में पिवस्त हथेलियां लड़ने लगी। तुम एक अच्छी लड़की हो अमरहा, वो नरमी से बोला। अब इस पर मुझे यकीन नहीं रहा। वो तल्खी से बोली, मैं ये दावा करता हूँ कि तुम आलियान को समझी ही नहीं। तुम्हें कुछ वक्त लगाकर और कुछ अकल का इस्तेमाल करके उसे समझना चाहिए था अमरहा। जब उसने तुम्हें प्रपोज किया था तो मेरे लिए ये आम सी बात थी। आलियान ने मेरे कितने ब्रेकअप करवाए थे। वो सिर्फ इतना करता कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छी तरह से बात कर लेता और उनके साथ कुछ वक्त गुजार लेता और उनके लिए यही काफ़ी होता। ये सब मेरे लिए आम बातें थी। मुझे मालूम होता कि वह तुमसे ब्रेकअप के बाद इस हालत में आ जाएगा तो मैं कभी ऐसा न करता। मेरे लिए वो एक मजाक था। अब अंदाज़ा हुआ कि वो काफ़ी बेहुदा मजाक था। मुझे बाद में ये एहसास हुआ कि उसे किस कदर बुरा लगा कि उसकी मदर पर सवाल उठे। मैं अपनी मामा से नहीं मिला, लेकिन अगर कोई मेरे वालिदैन पर सवाल उठाता तो मैं उसे सबक सिखा देता। लेकिन आलियान ने कुछ नहीं किया। उसने मेरे पूछने पर कहा कि अगर इंसान दरगुजर न कर सके तो उसे सब्र करना चाहिए, वरना खामोश रहना चाहिए। उसने दरगुजर भी किया और वो खामोश भी रहा। उसकी डायरी, जो कि मैं उससे बताए बगैर बहुत आराम से पढ़ लेता हूँ, उसने एक जगह वहाँ लिखा है, मेरा ये अफसोस जाता ही नहीं कि मुझसे किसी खिलौने की तरह खेला गया। मेरा ये दुख कम होने में नहीं आ रहा कि जो मुझे सबसे सच्चा लगा था वो मेरे ही मुंह पर मुझसे झूठ बोल गया। और उसने एक जगह लिखा कि जो लड़की मेरे लिए पहली थी उसके लिए मैं आखिरी भी नहीं था। और ये भी कि बहुत दुख होता है उस वक्त के लिए जिसके लिए हम सारी दुनिया को पीछे छोड़ दें और वो खुद दुनिया में आगे निकलकर हमें पीछे अकेला छोड़ दे। कहकर कार्ल खामोश हुआ और फिर बोला, फिर भी मुझे यकीन था कि तुम आलियान को मना लोगी, फासला कम कर लोगी, और साथ ही मुझे ये खौफ भी था कि तुम ये सब नहीं कर सकोगी क्योंकि तुम खौल में बंद लड़की हो। तुमने कभी अपनी सलाहियतें आजमाई ही नहीं। और अमरहा, मैं सोचता हूँ कि तुमने बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं सब कुछ खराब कैसे कर दिया। और मैं तो ये भी अब तक नहीं समझ सका कि तुम चाहती क्या हो। तुमने आलियान को इनकार कर दिया और आलियान के आसपास भी रही। सेफ रूम की दीवारों को तुमने पैगामात से भर दिया। ये सब किया था अमरहा।
पागलपन, वो रो देने को हो गई। वीरा ने उसे प्रपोज किया तो वह ऐसे खुश नहीं था जैसे तुम्हें करने से पहले था। अमरहा, हमारी जिंदगी में शामिल होने वाले शख्स में इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि वो जाकर हमें जीत लाए और वो तुम्हें जीत लाता अगर तुमने सवाल उसकी जान के प्यारे पर ना उठाए होते। आलियान के फादर उसे ढूंढ रहे थे और ये भी ठीक रहता अगर तुम उन्हें बता देती, लेकिन जिस वजह के लिए तुमने उन्हें आलियान का बताया वो वजह ठीक नहीं थी कि तुम्हें उसके फादर की मौजूदगी की ज़रूरत है। एक ऐसे इंसान की मौजूदगी की ज़रूरत है जो उसके नज़दीक उसकी मदर का कातिल है। कार्ल रुक कर उसे देखने लगा कि आगे बोले या ना बोले। अमरहा बस एक कोशिश कर रही थी कि वो उसके सामने रो ना पड़े। उसके पोर पोर से आंसू टपक रहे थे। एक आंखों को संभालना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा उसे। वो आम इंसानों की तरह सीढ़ियों पर बैठी थी, फिर भी आम इंसान नहीं लग रही थी। उसके दुख ने उसे नुमाया कर दिया था और उसके पास रुककर घुटनों के बल बैठकर उसे तसल्ली देने को दिल चाहता था। क्या वो किस्मत का वही इल्हाम था जिसका ढंढोरा किस्मत अपनी बुनियाद से पीटती है? आलियान ने वीरा को शादी के लिए हाँ कह दिया है। कार्ल ने उसके लिए अपने अंदाज को हर हद से ज़्यादा नरम बना लिया कि उसे तकलीफ ना हो। साई के जरिए से उसे ये बात मालूम हो चुकी थी, लेकिन दोबारा ये सुनकर उसे ऐसे लगा जैसे यूनिवर्सिटी ने अपना रुख आतिश फशां के दहन की तरफ मोड़ लिया है। उसने ये फैसला किसी भी ज़हनी हालत में किया हो, लेकिन अमरहा अब कोई नया रद्द अमल उसे नई तकलीफ देगा। तुम समझ रही हो ना अमरहा? मैं पहले से ही समझ चुकी हूँ। मैं यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। कार्ल को इस बात से सदमा हुआ। ऐसे ना कहो प्लीज़। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस हालत में वो मुझसे बातें कर रहा था वो एक ऐसी हालत थी जो उसकी पहले कभी नहीं हुई थी। अब कोई नई तकलीफ उस पर क्या कर गुजरेगी मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ। तो अमरहा, मैं तुमसे सिर्फ ये दरख्वास्त करता हूँ कि उससे दूर रहना। अब तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो मुझे कुछ नहीं करना। मैं ये यकीन रखती हूँ कि वीरा एक अच्छी लड़की है। आलियान ने ठीक फैसला किया। मेरे सारे अमल जज्बाती और बेवकूफ़ाना थे। मुझे अपने एक एक अमल पर दुख और शर्मिंदगी है। मैंने तुम्हारे दोस्त को बहुत तकलीफ दी। पाकिस्तान में मेरे बारे में कहा जाता है कि मैं सब कुछ तबाह कर देने वालों में से हूँ। मैं वो सियाही हूँ जो सारी रोशनियाँ निगल लेती है। मैं दूसरों की खुशियों पर बिजली बनकर गिरती हूँ। क्या पाकिस्तान वालों के पास वो आंखें नहीं हैं जो मेरे, वीरा, साई और आलियान के पास हैं? कार्ल ने बहुत संजीदगी से पूछा। अमरहा ने सर झुका दिया। वो बिल्कुल फूट फूट कर रो देने को थी बस अब। कार्ल ने बहुत गौर से उसे देखा। मैं जानता हूँ कि मैंने मिस किया। अगर वो रिकॉर्डिंग आलियान ना सुनता तो तुम्हें लेकर इतना तल्ख ना होता। ये सब ऐसे ही होना था। यही मेरी किस्मत थी। मैं किस्मत के बारे में नहीं सोचता। सब हमारे अपने हाथ में होता है, लेकिन मैं उसके बारे में सोचती हूँ। बहुत कुछ उसके हाथ में होता है। तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? मैं तुम्हारी तरफ से मलामत के लिए तैयार हूँ। मलामत की हकदार सिर्फ मैं हूँ। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मुझसे दूर रहना। हम दोस्त हैं अमरहा। कार्ल दुखी सा हो गया। नहीं, अब हम कुछ भी नहीं हैं। हम इस पर अमल करेंगे तो अच्छा रहेगा। वो उठकर खड़ी हो गई और कार्ल को देखे बिना तेजी से आगे बढ़ गई और किसी ऐसे कोने को ढूंढने लगी जहाँ छुपकर वो बैठ जाए। कुछ उसके जरिए, कुछ साधना के जरिए दादा को सब मालूम हो गया था। वो उसके सामने हाथ जोड़ जोड़ कर रोते रहे कि वो उनकी जान पर रहम खाए और अपनी जान के साथ कुछ न करे। उनका बस नहीं चलता था कि उड़कर मैनचेस्टर आ जाएं। उनके रोने और उनकी मिन्नत समाजत ने अमरहा को शर्मिंदगी से ज़मीन में धंसा दिया। अपने दिल को वो कफन में लपेट चुकी थी। दादा को अजियत में मुब्तला रखना नहीं चाहती थी। 2 दिन वो बिस्तर पर पड़ी रही और 2 दिन दादा उसके बिस्तर के सामने रखे लैपटॉप पर साकित उसे देखते रहे। उसकी आँख खुलती तो वो सामने मौजूद होते, जैसे उन्होंने इस दौरान पलकें भी नहीं झपकी।
एक बूढ़े शख्स के लिए ये बहुत जानलेवा मुशक्कत थी। गुनूदगी और बेहोशी में वो जो बड़बड़ाती रही वो सब सुनते रहे। बार बार दुआ के लिए हाथ उठाते और रोते रहते। उन्हें यकीन था कि जो भूखे वो उसे मार रहे हैं वो उस पर कारगर साबित होंगी। अमरा से ज़्यादा वो जानकुनी में लगने लगे तो अमरा उस प्यारे इंसान की बेमिसाल मोहब्बत में बिस्तर से उठ बैठी। उन्हें खा कर दिखाया, बोल कर दिखाया, चल कर दिखाया, हंस कर दिखाया। वो एक अच्छी अदाकारा बन गई। उसने एक मोहब्बत के नुकसान पर दूसरी मोहब्बत को नुकसान में नहीं जाने दिया। वो यूनी आ गई और साथ साथ दादा को दिखाती रही कि वो क्लास लेने जा रही है, अब वो लाइब्रेरी जा रही है, अब कैंटीन, अब जॉब पर, और फ़ोन को जेब में रखते वो ऐसी हो जाती जैसे चारों तरफ से कोई उसका खून निचोड़ रहा है और उसके जिस्म में खून से भरी नालियाँ खाली होती जा रही हैं। दादा उसे ये समझाना भी नहीं भूले कि वो वहाँ पढ़ने के लिए गई है और उसे अपने मकसद हयात को पाने पर तवज्जो देनी चाहिए। वो दादा को कह न सकी कि जब हयात ही ना रहे तो मकसद हयात कहाँ रह पाते हैं। दादा हर 15-20 मिनट के बाद उसे फ़ोन करते थे। मोहब्बत ऐसे ही कमज़ोर कर देती है दादा, और लाचार भी। वो उनकी आवाज़ जो किसी अनहोनी के डर से लरज़ रही होती सुनती तो सोचने लगती, शायद आपको मालूम हो जाए कि बेबसी किसे कहते हैं और अपने किसी प्यारे के बगैर रहना कैसा लगता है। मेरे लिए आप वहाँ सो नहीं पाते, किसी के लिए मैं यहाँ सो नहीं पाती। मैं हार भी गई और आपको जितवा भी डाला। ऐसे खिलाड़ी आपको सिर्फ मोहब्बत में ही मिलेंगे। मैं किसी के लिए मर भी गई और आपके लिए जिंदा भी हूँ। हाँ, मैं सिर्फ आपके लिए जिंदा हूँ। एक लड़का है आलियान, अरब के सुल्तान सा, दास्तान के जमाल सा, आसमानी फरमान सा। वो शार्लेट के साथ पार्टी आ गया था सिर्फ और सिर्फ मामा के लिए। वो उस पर से अपनी नज़रें नहीं हटा रही थी और वो ठीक से सो भी नहीं पाई थी। वो चाहता था वो कुछ देर आराम कर ले। मामा ने उसके लिए बेहतरीन सूट ऑर्डर पर मंगवाया था। अपने हाथों से उसकी टाई बांधी थी, जॉर्डन से उसका हेयर स्टाइल बनवाया था और उसकी दोनों भूरी आंखों को बारी बारी चूम लिया था। हुस्न की तारीफ के लिए तुम्हारा ख्याल पेश कर देना ही काफ़ी है। शायद तुम्हें कोई डायरेक्टर देख ले और अपनी फिल्म में साइन कर ले। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, तुम्हें पहले एक एक्शन फिल्म करनी है। वो चाहती थी कि वो मुस्कुरा दे। अगर ऐसा हुआ तो मैं ज़रूर फिल्म करूँगा, जो नहीं छोड़ दूँगा। वो अपनी मामा के लिए मुस्कुरा दिया। तुम चाहो तो अभी भी यूं नहीं छोड़ दो, यहाँ शार्लेट के पास रहो, होती रहेगी पढ़ाई। मैं भी यहीं रह जाऊँगी तुम्हारे साथ। हम अपना घर ले लेंगे, फिर हम दुनिया घूमेंगे। मुझे सान मेरूनो जाना है। सुना है सान मेरूनो के लोग बहुत खुश इखलाक होते हैं। ज़रा उनसे मिलकर आएं। क्या ऐसा ही है या सिर्फ अफवाह है? वो मुस्कुराने लगा। वो सियाह जराबे पहन रहा था उनके सामने बैठकर। आप सच में चाहती हैं कि मैं हीरो बन जाऊं? हाँ, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो। मैं खुद को ख़त्म कर लेना चाहता हूँ। वो बड़बड़ाया। वो एक गोल सफ़ेद सतून के साथ दायां शाना टिका कर खड़ा था। पहले वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर सबसे मिलता रहा, जैसे उन सब से मिलना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश रही हो। फिर वो चंद खूबसूरत लड़कियों से मिला और उनसे बातें करता रहा। फिर वो सिर्फ सुनता रहा तो बोलना भूल गया। फिर उसे सर झटक कर खुद को सुनने के लिए मजबूर करना पड़ा। फिर वो खुद को अलग करके उस सतून के पास आकर खड़ा हो गया। हॉल बहुत बड़ा था और छत बहुत ऊंची। हॉल के क्राउन से दो तरफ खुली सीढ़ियाँ हल्का सा बल खाती किसी नखरीली हसीना की पोशाक में उड़ती लहर की तरह लहराती ऊपर जा रही थी, और हॉल की तरफ निकली गोल बालकोनियाँ दौरे जदीद की परियों से सजी बनी भरी अपनी मौजूदगी की अहमियत का एहसास अपनी शान शौकत से दिला रही थी। हंसते मुस्कुराते बेफिक्रे नजर आते लोग टोलियों की सूरत बिखरे खड़े थे। सिर्फ एक बालकनी थी
جس میں سیاہ گاؤن میں ملبوس کھڑی لڑکی اکیلی تھی اور اپنے ناخن کتر رہی تھی اور نیچے سر کر کے ایک مخصوص کونے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ کسی کے انتظار کی شدت اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ ناخن کاٹتے کاٹتے خود کو بھی ادھیڑ ڈالے گی۔ ایسے کیوں کھڑے ہو آلیان؟ شارلٹ اس کے پاس آئی۔ میں سب دیکھ رہا ہوں۔ اس کی نظر اوپر سیاہ گاؤن والی لڑکی پر اٹھ گئی۔ اوف، اس کے انتظار کی شدت۔ تم دیکھو مت، ملو اور باتیں کرو۔ میں ان سب کو جانتا بھی نہیں، یہ ضروری بھی نہیں۔ بہت سے لوگ پہلی بار آئے ہیں پارٹی میں اور میں تو تمہیں اپنے دوستوں کے ساتھ چھوڑ کر آئی تھی۔ میں یہاں کھڑے رہنا چاہتا ہوں شارلٹ۔ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ دیر کھڑے نہ رہنا۔ نرمی سے اس کا گال چھو کر شارلٹ چلی گئی۔ اس کی نظریں چھت سے جھولتی لمبی لمبی کرسٹل لڑیوں پر جا ٹکی جن سے ٹنگے کمکمے جل بجھ رہے تھے، اور پھر سارے کمکمے بجھ گئے اور اتنی بہت ساری لڑیاں دائرہ بنا کر چکرانے لگیں، اور پھر چڑیاں اس دائرے میں ایسے شامل ہوئیں جیسے نخریلی حسینہ شدت سے اونچی ایڑیوں پر گھومنے لگی ہو اور اس کی پوشاک دنیا کی ہر چیز کو جا لینے کو ہو۔ یوں پوشاک کے کناروں نے بالکونیوں کو جا لیا اور انہیں اپنے دائرے میں گھسیٹ لیا، پھر دیواروں کو اور چھت کو بھی، اور پھر وہاں موجود ہر شے نے دائرے میں پناہ سمیٹ لی۔ اس نے سر کو جھٹکا۔ دائرہ بڑھتا ہی جا رہا تھا اور اپنے اندر ہر چیز کو سمو رہا تھا۔ زمین سے فلک تک تن جانے کے قریب اس چکر کو اس نے خوف سے دیکھا۔ نزاکت بھرا ایک کہکا اس کے کانوں سے ٹکرایا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ کہکا پھر بلند ہوا اور پھر ہر طرف سے کہکے بلند ہونے لگے۔ اتنے بلند کہکوں کی آوازیں اسے پریشان کرنے لگیں۔ پھر ایک کہکا ان سب میں امتیازی ہو گیا، ولید البشر کا۔ تم کتنی بھی اونچی ہواؤں میں اڑ لو، تمہارا نصیب پستی ہی رہے گا، جیسے مارگریٹ کا تھا۔ تم دونوں میرے بغیر کچھ بھی نہیں ہو۔ پوشاک کے کناروں نے اسے آ لیا، سب گھومنے لگا اور وہ بھی۔ ہال کی ساری روشنیاں گل ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، کائنات میں روشنی کا نشان نہ رہا، مقام نامعلوم ہے۔ فشاری وہ ایک بے ایمان مرد ہے، اس نے روشنی کی چاہ چھوڑ دی اور زندگی کی بھی۔ اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں اور منہ بھی۔ اس نے ایک برگزیدہ دعا کی تیاری کی۔ اس نے سب پاکیزہ الفاظ سمیٹے اور انہیں اپنی روح کے مقام پر رکھا۔ اس نے شانوں میں شان اقدس بیان کرنے کی نوید خود کو دی اور اپنے جکڑے وجود اور آزاد روح کو اللہ لفظ کی ادائیگی کی عبادت پر مائل پایا۔ موت کی چاپ اسے اپنے بہت قریب سنائی دی جو اس کی عبادت میں بکھل ہوئی، لیکن اس نے پھر بھی عبادت کے اس رتبے کو روح سے نکل جانے نہ دیا، اور پھر اسے اس شخص کا نام لے کر ایک خاص دعا کرنی تھی جس کے لیے موت اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے اور سر بھی شاید، اور اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے موت کے پروانوں کی پھونکوں نے قطن نہیں سہمایا۔ وہ فشاری ہے، وہ حقیقت پا چکا ہے، اب وہ اسے جھٹلائے گا نہیں۔ اندھیرے کے ریور پر چابک پڑے اور کبھی نہ بجھنے کے لیے اندھیرے جل اٹھے۔ اسے مارگریٹ نظر آئی۔ اس نے سر کو جھٹکا اور پھر سے دیکھا۔ ہاں، یہ ماما ہی ہیں۔ اس کا جی ان سے لپٹ جانے کو چاہا، لیکن وہ دائرے میں چکراتے خود کو اور انہیں ایک مقام تک نہ لا سکا۔ اس نے خود کو بے بس اور لاچار پایا۔ اس نے دیکھا کہ مارگریٹ کے وجود میں جا بجا کانٹے اگائے ہیں اور اس کا اپنا دل یہ دیکھ کر قرب سے لبالب ہو رہا ہے، اور اس نے محسوس کیا کہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر قیامت آنا شروع ہو گئی ہے۔ ہر چیز اپنے نقطۂ زوال کی طرف بھاگی جا رہی ہے۔ تو کیا آپ نے جان لیا کہ آپ نے کیا پایا؟ اپنی ہی آواز اس نے بھی سنی۔ ماما، آپ نے کیا پایا زندگی میں؟ اس سوال کا جواب مجھے نہ ملا تو میں اپنے سارے نشان کھو دوں گا۔ جب آپ مر رہی تھیں تو آپ نے کس طرح پرواز کی چاہ بھی کی تھی ولید البشر کی طرف،
اگر آپ نے ایسا کیا ہوگا تو میں اپنے دل میں آپ کو رکھوں یا نہ رکھوں، مجھے اس بارے میں سوچنا ہوگا۔ اگر آپ مرنے سے پہلے اسے اپنے اندر سے نکال دیتی تو میرے زندہ ہونے پر وہ موت بن کر نازل نہ ہوتا۔ اب میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ کی موت پر زمین کو پھٹ جانا چاہیے تھا اور آسمان کو آ گرنا چاہیے تھا۔ انسان کے لیے بنی کائنات کو اس کے دکھ پر اتنا تو ماتم کرنا ہی چاہیے۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، پھر بھی اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ میں ولید البشر کی قابلیت کا متاع ہو گیا ہوں۔ اس نے میری محبت بھی نگل لی۔ وہ صرف ایک ہی دل کو خالی کر کے صابر نہیں ہوا، اسے یہ غرور ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ میں اس کے ہونے کو نہ ہونا ضرور کروں گا۔ مجھے یہ اعلان بھی کرنا پڑے تو میں کروں گا، میرا کوئی باپ نہیں اور ماما آلیان۔ شارلٹ نے اس کا شانہ ہلایا۔ اس نے شارلٹ کو دیکھا، وہ کچھ بول رہی تھی۔ کیا اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا؟ پھر شارلٹ نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور پھر وہ دیکھ پایا کہ ویٹر اس کے پیروں کے قریب گری ٹرے اٹھا رہا ہے۔ وہاں کانچ ہی کانچ بکھرا تھا، کچھ گردنیں اس کے رخ مڑی ہوئی تھیں۔ بالکنی میں کھڑی لڑکی کی آنکھیں اس پر جمی تھیں اور اس نے ناخن کترنا بند کر دیا تھا۔ چھت سے جھولتی لڑیاں جل اٹھیں اور اس نے شارلٹ کو ایسے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو، کیا قیامت آنے کے آثار معدوم ہو چکے یا بس قیامت آ چکی؟ تم ٹھیک ہو؟ شارلٹ نے شفقت سے پوچھا۔ وہ ہاں نہ کہہ سکا۔ اسے افسوس ہوا، جب سب کچھ ختم کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا تھا تو ارادہ بدلا کیوں گیا؟ اسے افسوس ہوا، شمعیں پھر سے روشن کیوں کر دی گئیں، اندھیرے پر روشنی کو کیوں غالب آنے دیا گیا؟ ہاں، اسے دکھ ہوا کائنات کے پھر سے آباد ہو جانے پر، نقطۂ زوال کے مٹ جانے پر۔ شارلٹ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں ہی رکھا اور اسے اپنے ساتھ لے کر چلنے لگی، اور وہ اس کے پیچھے ایسے چلنے لگا جیسے اسے کچھ اور کرنے پر اختیار ہی نہ ہو۔ ایک لڑکا ہے آلیان، بھلا دی گئی دعا سا، بجھ چکے چراغ سا، عروج سے زوال سا۔ سارا مانچسٹر اس کے آنسوں میں نہ بہا اور وہ خود ہی اپنے میں غرقاب ہو گئی۔ چھپ کر رونے کے مشغلے کو اس نے ایسے اپنا لیا جیسے فرض عبادت ہو جو بعد ازاں توبہ کی جاتی ہے۔ راتیں وہ کھڑکی میں کھڑے تمام کر دیتی اور دن کو اس نے دھوکہ دینے کا ذریعہ بنا لیا۔ اس کی گیلی آنکھوں نے دھند کے پردوں میں فنا ہونا شروع کر دیا کہ شاید وہ اس شخص کو جالیں جو وہاں تھا ہی نہیں۔ شاید کسی معجزے نے خود پر اس کا نام لکھوا لیا ہو، اور شاید کسی تارک دنیا کی صدیوں پہلے مانگی گئی دعا کی خیر اسے بھی آ لینے کو ہو، اور کہیں کسی فراق زدہ کی طرف آسمان تک جا کر واپس پلٹتے ہوئے اس کے لیے بھی رحمت اکٹھی کر لائی ہو۔ شاید اسے ہر طرف سے آلیان کا نام کا چاپ سنائی دینے لگا۔ وہ اس چاپ کو سنتی رہی اور اپنے دل کے مقام کو مسلتی رہتی۔ ہر ساتھ اس کے نام کی پکار بن گئی، ہر شبیہہ اس کی صورت میں ڈھل گئی۔ اس نے اس نام کی تسبیح پڑھنی شروع کر دی جس کے ثواب میں وہ اس سے ملنے والا تھا، نہ انعام میں۔ لیڈی مہر کے واپس آنے سے پہلے کسی اور جگہ اپنی رہائش کا انتظام کر چکی تھی اور جا بھی رہی تھی، لیکن سادھنا نے جانے نہیں دیا۔ ایسی بے مروت نہ بنو، انہوں نے کتنا خیال رکھا تمہارا، ان کے آنے تک تو انتظار کرو۔ ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی میں، بہت شرمندہ ہوں میں۔ تم ان کے سامنے شرمندہ ہونا میں تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ تم نے مشورہ کیے بغیر فیصلے کر کے دیکھ لیا کیا کیا ہوتا ہے۔ دوستوں کی مان لینے میں کبھی ہماری بھلائی بھی ہوتی ہے، اب مجھے کہاں بھلائی نصیب ہوگی۔ وہ دونوں سادھنا کے کمرے میں موجود تھیں۔ ایک غلطی کی ہے، دوسری غلطی نہ کرو، ہو سکتا ہے کچھ بہتر ہو جائے۔ وہ تلخی سے ہنس دی اور یہ سوچ کر رک گئی کہ کوئی دوسری غلطی نہ ہو جائے۔ میں نے تم سے ایک لفظ نہیں کہا اور تم گھر چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اگلے دن لیڈی مہر نے آنے کے بعد رات کو اسے اپنے کمرے میں اپنے سامنے بٹھا کر پوچھا، ایک لفظ نہیں کہا، یہی تو برا کیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کمرے کی کس چیز پر نظریں ٹکائے۔
نہیں امرا، کچھ برا میں نے بھی کیا۔ جہاں کچھ غلط ہوتا ہے وہاں صرف ایک انسان کی وجہ سے ہی نہیں ہوتا، کہیں اس کے بڑوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، کہیں اس کے ماحول کا، اور کہیں اس فضا کا جو معاشرے میں رچی بسی ہوتی ہے۔ میں درخواست کروں گی کہ آپ ایسے نہ کہیں۔ تمہارے دادا نے بات کی تھی مجھ سے کہ وہ کون لڑکا ہے جسے امرا پسند کرتی ہے، جس کی ماں مسلمان نہیں ہے اور باپ کا اتا پتہ نہیں۔ ان کا لہجہ اور انداز مجھے اچھا نہیں لگا۔ میرے بیٹے کے لیے کوئی ایسی بھی بات کر سکتا ہے، مجھے دکھ ہوا جان کر۔ میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہا کہ وہ تم سے ہی اس سلسلے میں رابطہ کر لیں۔ میں جانتی تھی کہ بات آگے بڑھی تو ساری تکلیف پھر سے آلیان کو ہی اٹھانی پڑے گی، اور میں یہ نہیں چاہتی تھی، اور یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ جو اب ہوا ہے۔ امرا، آلیان اپنی ماں کے لیے بہت حساس ہے۔ سبھی بچے ہوتے ہیں، پر جن کی ماں کے ساتھ وہ کچھ ہوا ہو جو مارگریٹ کے ساتھ ہوا، وہ بچے بہت جذباتی ہو جاتے ہیں۔ تم نے مجھ سے اس کے ماضی کے بارے میں پوچھا، میں نے صرف اس لیے کچھ نہیں بتایا کہ تم آلیان کی دوست ہو۔ کچھ بھی اس کے سامنے کہہ دیتی یا کوئی اور بے وقوفی کر گزرتی تو دکھ میرے بیٹے کو ہوتا۔ اس کا باپ ولید مسلمان ہے جس نے مارگریٹ سے شادی کی، پھر اسے بتائے بغیر چھوڑ کر چلا گیا۔ دکھ اور تکلیف کو اکیلی سہتی مارگریٹ اس کے لیے مر گئی۔ میں نے اس کی وہ حالت دیکھی تھی جب وہ ولید کو ڈھونڈتی پھرتی تھی، بالکل دیوانوں جیسی ہو گئی تھی وہ۔ ولید نے آلیان کو اپنا بیٹا ماننے سے بھی انکار کر دیا تھا، اور مارگریٹ کے ساتھ اپنی آخری ملاقات میں اس نے مارگریٹ کو بہت برا بھلا کہا تھا، اسے بد کردار کہا، اس کے مذہب پر سوال اٹھائے۔ ولید آلیان کو بھی اپنے فائدے کے لیے ہی ڈھونڈ رہا تھا، اسے آلیان سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، وہ ایک خود غرض انسان ہے۔ میرے پاس مارگریٹ کی ایک ڈائری ہے جس کے آخری سطروں میں لکھا ہے، میں دعا کرتی ہوں کہ آلیان کبھی اپنے باپ سے نہ ملے، نہ جانے کیوں، لیکن مجھے خوف ہے وہ مجھ سے بدتر سلوک اس کے ساتھ کرے گا۔ اس سطر نے مجھے پریشان رکھا، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ آلیان بہت دکھی ہو گیا امرا سے زیادہ اب کون جان سکتا تھا کہ وہ کتنا دکھی ہو گیا تھا۔ اس نے تو اسے بہت قریب سے دیکھ لیا تھا، اور اب آلیان ویرا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی ذہنی حالت کے بارے میں اندازہ لگانا مشکل ہے۔ وہ ٹھیک کر رہا ہے، اس نے فوراً کہا۔ ہاں، شاید ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، خود کو بہلا رہا ہے، پھٹکا رہا ہے، سب یہاں وہاں کر رہا ہے۔ دیکھو، ایک انسان آیا اور میری ریاضت کو کھوٹا کر گیا۔ وہ اپنی آنکھیں پوچھنے لگی۔ میرا آلیان، میرا فرشتہ۔ کچھ دیر کمرے میں سکوت رہا۔ بہرحال یہ تمہارا گھر ہے، تم رہو یہاں۔ میں کل کی طرح آج بھی ویسی ہی ہوں، ماں ہوں نا اپنے بیٹے کے لیے۔ تمہارے ساتھ تھوڑی سخت ہو گئی، ایک ماں کو معاف کر دو۔ اس بات سے آپ نے مجھے بے مول کر دیا۔ میں نے تمہارے لیے آلیان کو سمجھانا چاہا، لیکن شاید اس کا دل بہت سخت ہو گیا ہے۔ دل تو میرا سخت تھا۔ سوچ کر وہ لیڈی مہر کا ہاتھ چوم کر اٹھائی۔ وہ چاہ کر بھی گھر نہ بدل سکی، لیکن ویرا کے آنے سے پہلے وہ اپنی ایک دوست کے فلیٹ میں عارضی طور پر چلی گئی۔ 2 دن وہیں رہی۔ تم وہاں کیوں آ گئی؟ آن لائن بھی نہیں آتی؟ میں فون کرتی رہی، تم نے فون پر بات بھی نہیں کی۔ ویرا واپس آ چکی تھی۔ مریم نے مجھے چند دن اپنے ساتھ رہنے کے لیے کہا تو میں انکار نہیں کر سکی۔ آ جاؤ گھر، الیکسی کی فلم دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، میں چند دنوں تک آ جاؤں گی۔ تم ناراض ہو کہ میں نے تمہیں آلیان کو پرپوز کرنے کے بارے میں نہیں بتایا؟ میں نے سائی کے علاوہ کسی سے بات نہیں کی تھی۔ میں ناراض کیوں ہوں گی ویرا؟ یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے۔ پھر بھی ویرا بہت خوش لگ رہی تھی۔ تمہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے، میں تمہارے لیے خوش ہوں، تم نے ایک اچھے انسان کا انتخاب کیا۔ پاپا نے کہا میں آلیان کو لے کر روس آؤں، اور تمہیں بھی۔ میں نے پاپا کو تمہاری باتیں فل پرفارمنس کے ساتھ سنائی، اور وہ ہنس ہنس کر دیوانے ہو گئی۔ انہوں نے کہا یا امرا چند سال ہمارے پاس آ کر رہے، یا ہمیں چند سال پاکستان میں اپنے ساتھ رکھے۔
उन्होंने कहा, मेरे दिल में हसरत जन्म लेने लगी है कि काश अमरहा मेरी बेटी होती, मासूम और फरिश्ता सी। देखो, उन्हें अपनी बेटी अब बुरी लगने लगी है और मुझे शैतान भी कह रहे थे। और तुम्हारे लिए एक पैगाम भी दिया है कि एक छोटा लोहे का शिकंजा खरीद लो, जहाँ कहीं काल नजर आए उसकी नाक में गाड़ दो। वीरा शुरू हुई तो बोलती ही रही और वो सुनती रही। अच्छा था कि सारी गुफ्तगू फ़ोन पर हो रही थी, वरना फुल परफॉर्मेंस देने पर भी वो सी पर ही रहती। एक बात अमरहा ने अपने दिल में नक्श कर ली थी, अब वो किसी की भी जिंदगी में कोई मसला नहीं करेगी। उसने सारे हिसाब निकाल लिए थे। वीरा गलत थी ही नहीं, ना ही आलियान गलत, बस वो थी। उसने आलियान को अपनी मोहब्बत के बारे में बताया, ना वीरा को। अब उसे उन दोनों से शिकवा नहीं होना चाहिए। ये पाप यहीं बंद कर दिया गया और आखिरी सतर में सब खत्म लिखा रह गया। वो यूनी ऐसे जाती जैसे यूनी जाकर भी यूनी में मौजूद ना हो। आने वाले दिनों में उसकी आवाज़ भूली बसरी दास्तान की मानिंद हो गई और फिर वो ऐसे मौजूद होने लगी कि अपनी गैर हाजिरी के सबूत देने लगी। उसने खुद को गुम कर लिया, ऐसे जैसे वो किस्सा पारी ना हो। उसे देखकर ये याद करना पड़ता कि हाँ, ये वही लड़की है, वही लड़की जो कभी अमरहा थी, वही अमरा रही भी और नहीं भी। साई अक्सर उसके पास आ जाता, लेकिन उसे ज़्यादा बोलने पर माइल न कर पाता। अब साई बोलता और अमरहा सुनती। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में सब ठीक ठाक था, उसके अंदर उसके बाहर सब ठीक। एक दिन वो उस कैफे गई जहाँ उसे पहली जॉब मिली थी। यानी तुम मुझे भूली नहीं, इस बार तुम पूरे 2 महीने बाद आई हो मिलने। वो मुस्कुरा दी। कितना बदल गई हो तुम इस अखरोट। कैसे? वो मुस्कुरा रही थी, फिर भी वो कह रहे थे कि वो बदल गई है। जब तुम जॉब हासिल करने आई थी और तुमने अपने यूनिफेलोज का इस्तेमाल किया था, तो मैंने सोचा था कि तुम दुनिया को अपने आगे लगा लेने की ताकत रखती हो। लेकिन अब तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम दुनिया से ही भागने की तैयारी कर रही हो। आपके शहर ने मुझे बदल दिया। कॉफ़ी मग के किनारे पर उंगली फेरते हुए उसने कहा, अगर ये मेरे शहर ने किया है तो मुझे शिकायत है मैनचेस्टर से, और तुम्हें मशवरा दूंगा कि अपने घर लौट जाओ और पहले जैसी बनकर आओ। एक बार गई तो हर चीज़ से जाऊंगी, ना पहले सी ना बाद सी। उन्होंने गौर से उसकी शक्ल को देखा। तुम्हारा मसला शहर नहीं, तुम्हारा मसला कोई और है, उसे हल करो मिस अखरोट। दोबारा आना तो खुद को पहले जैसा बनाकर आना। कॉफ़ी ख़त्म करके वो बेदिली से उठाई। वो सारे शहर में तसल्लियाँ ढूंढती फिर रही थी। कोई हुक्म, कोई हिकमत, कोई खैर, कोई तो कुछ तो। उसने दाइम को चेक दिया। तुमने मेरी तवक्का से जल्दी पैसे इकट्ठे करके दे दिए हैं। बिलाशुबा तुमने काफ़ी मेहनत की। तुम एक अच्छी स्टूडेंट साबित हुई। तुम्हारे दोनों सेमेस्टर के रिजल्ट बहुत अच्छे रहे। मुझे यकीन है तुम शानदार रिजल्ट की हामिल डिग्री लेकर जाओगी। तुमने मायूस नहीं किया हमें खुशी है कि तुमने बहुत कुछ कर दिखाया। हमारा स्कॉलरशिप ज़ाया नहीं हुआ। शायद उसने मुस्कुराए बिना इतना ही कहा। अपनी तारीफ उसे जहर लग रही थी। तुम्हें आगे भी पढ़ना चाहिए। एमफिल के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, मैं इस बारे में सोच रही हूँ। ये वाहिद मकसद था जो उसने घर लिया था। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम चंद साल और यूनी में पढ़ोगी। नवाल का इरादा भी एमफिल का है। नहीं, अगर मैंने एमफिल किया तो शायद किसी और मुल्क से करूं, शायद अमेरिका से। मैनचेस्टर से क्यों नहीं? किसी और यूनिट से क्यों नहीं? उसने मुस्कुराने की कोशिश की। दाइम उसे देख कर रह गया और उसे कह न सका कि पुरानी अमरहा को जहाँ छोड़कर भुलाई हो, याद करके उसे वहाँ से ले आओ। उसे ये मलाल भी हुआ कि काश उसने उसे यहाँ ना बुलवाया होता। रात आती, दिन निकलता, फिर रात आ जाती। एक दूसरे के दोस्त और दुश्मन बने दिन रात ढलते निकलते रहे। जिंदगी अपने तख्त नशीन बदलती रही। वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।